दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडो नेपाल रिलेशंस की। मेरे सामने बैठी हैं श्वेता दीप्ति, जो संपादक है हिमालिनी की। और हिमालिनी एक बड़ा फेमस पब्लिकेशन है नेपाल के अंदर। हिंदी में इनके पब्लिकेशंस होते हैं और श्वेता जी उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल भी लिखती हैं और कई बार वीडियो भी करती हैं। इनका यूट्यूब का चैनल भी है। और आज इनसे बात करेंगे इंडिया नेपाल के रिलेशंस, क्या बीच में हमारे कठिनाइयां, क्यों रिलेशंस पूरे इंप्रूव नहीं हो पाते जिस टाइप के होने चाहिए। क्योंकि मैं एक बात कहूंगा कि जब से बहुत से हमारे आपस के डिफरेंसेस रहे हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जो बेसिकली ज्यादातर ईगो की प्रॉब्लम है। राजीव गांधी यहाँ पे विजिट किए थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको जो यहाँ पे पशुपतिनाथ टेम्पल में जाने के लिए उनकी वाइफ को मना कर दिया, यानी कि सोनिया गांधी को। क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है और वहां पे जो इसके पुजारी थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वहां पे हिंदूज के सिवाय क्रिश्चियंस को या फॉरेनर्स को जाने की परमिशन नहीं है इस चीज के ऊपर। और उसके बाद राजीव गांधी ने नेपाल के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। विंडिक्टिव थे, वो सोचते थे मैं बड़ी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हूं और नेपाल छोटी कंट्री है। लेकिन पीएम मोदी पावर में आए हैं मई 2014 में, और पीएम मोदी का एक डिफरेंट एटीट्यूड है। वो जब यूएस के प्रेसिडेंट से मिलते हैं उनसे भी उसी तरीके से मिलते हैं, अगर भूटान के किंग से मिलते हैं तो भी उसी तरीके से मिलते हैं, अगर नेपाल के किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो उसी तरीके से मिलते हैं। बराबरी का एक दर्जा है एक दूसरे के साथ। इनकी विजिट हुई थी एक टाइम पे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के लोगों में चिंता थी कि हम आपके छोटे भाई नहीं है, हमें बराबर ट्रीट करो। तो पीएम मोदी ने ऐसी कोई बात नहीं की और उनको बराबर ट्रीट किया। और वहां पे जो इनकी विजिट थी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई। इन्होंने बाउंड्री इशू वो भी रिजॉल्व कर दिया उनके साथ, काफी जमीन उनको दे दी। और उसके बाद रिसेंटली जब वेस्ट बांग्लादेश की जब प्राइम मिनिस्टर इंडिया आई थी शेख हसीना, तो इंडिया ने उनको $10 बिलियन की एड दी थी ताकि उनकी इकोनॉमी स्टेबलाइज की जा सके। और जहां तक नेपाल की बात है, पीएम मोदी के आने के बाद पहली उनकी विजिट हुई थी भूटान की, जो छोटी कंट्री है इंडिया के बॉर्डर पे, और उनको जो जरूरत थी वो पीएम मोदी ने प्रोवाइड की। उनकी जो दूसरी विजिट हुई थी वो हुई थी नेपाल की अगस्त 2014 में, यानी कि विद इन 3 मंथ। उसके बाद नवंबर 2014 में इनकी विजिट हुई थी, और तीसरी विजिट पीएम मोदी की नेपाल की हुई थी नवंबर या 2018 के अंदर, शायद मई 2018 के अंदर हुई थी। और पीएम मोदी ने स्पेशल अटेंशन दी थी नेपाल को। वो चाहते थे नेपाल डेवलप हो। पीएम मोदी विंडिक्टिव नहीं है। आज अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है तो वहां पे हम गेहूं भेजते हैं, अगर म्यांमार में दिक्कत है तो वहां भी हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है श्रीलंका में तो उनको भी हमने $4 बिलियन का एड दी है, बांग्लादेश को दी है। और इंडिया नेपाल का के साथ एक बड़े खास रिलेशन है हमारे। हमारी संस्कृति सेम है, रिलीजन सेम है, और हिंदू होने की वजह से पीएम मोदी ये चाहते हैं कि नेपाल इंडिया के साथ बैठे, इंडिया के साथ चले और इंडिया के साथ आगे बढ़े। लेकिन कुछ यहाँ पे इश्यूज हैं, कुछ ईगो के इश्यूज हैं, और कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जो नेपाल के अंदर जो लीडर्स आए, जैसे यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी 2007 से, तो कुछ यहाँ पे मॉइस पावर में आए। मॉइस का जो झुकाव था वो चाइना की तरफ था, लेकिन उसके बाद चाइना की तरफ झुकाव की वजह से कोई डेवलप नहीं हो पाई, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है काफी जो वहां पे कम्युनिस्ट थे वो इस चीज को समझ गए या जान गए कि इंडिया के साथ चलने में हमारी बेहतरी है, हमारी कंट्री का बेनिफिट है। और नेपाल के अंदर मैं सोचता हूँ करीब करीब 1 करोड़ लोग इंडिया में काम करते हैं, रहते हैं, और उनको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश से 1 करोड़ यहाँ पे शरणार्थी आए थे पहले, लेकिन इस टाइम पे इलीगल लोग रह रहे हैं बांग्लादेश से बगैर पासपोर्ट के, और वो इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि मुस्लिम्स हैं। लेकिन जहां तक नेपाल की बात करें, हमारी दोनों कंट्री के बीच में कोई भी पासपोर्ट का इशू नहीं है। बगैर पासपोर्ट के आ जा सकते हैं एक दूसरी कंट्री के अंदर। और अगर यहाँ पे 1 करोड़ के करीब लोग नेपाल से आके काम कर रहे हैं तो उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन कोई उनको हेट वाली बात नहीं है, क्योंकि वो हिंदू हैं। और देखा जाए तो कोई जैसे दिल्ली के अंदर कोई लोग बैठे हैं किसी भी स्टेट से आते हैं, तो उसी तरीके से नेपाल से आते हैं यहाँ बैठते हैं। और नेपाल के लोगों का जहाँ पे बिहेवियर है वो भी ऐसा है कि जैसे इंडियन है। तो लेकिन फिर भी हमारी दोनों कंट्री के बीच में कोई डिफरेंसेस है। जैसे नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आई तो उम्मीद थी कि डेमोक्रेसी की वजह से नेपाल की डेवलपमेंट होगी, लोगों की डेवलपमेंट होगी। लेकिन पिछले 15 साल से ज्यादा हो गए, तब भी नेपाल के अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आई, क्योंकि नेपाल के कुछ लीडर करप्ट थे, नेपाल के कुछ लीडर अपने बारे में सोचते थे, नेपाल के जो कुछ लीडर है वो कंट्री या लोगों के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, या नेपाल के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। और ये जो लीडर है कुछ ऐसे थे जो इंडिया को हेट करते थे। मैं स्पेशली केपी ओली की बात करूंगा, जिन्होंने पीएम मोदी की जो ऑफर्स थी उनको ठुकराया। और नुकसान किसको हुआ नेपाल को? पीएम मोदी विंडिक्टिव नहीं है,
पीएम मोदी चाहते हैं नेपाल डेवलप करे, और इंडिया के लोग भी चाहते हैं नेपाल डेवलप करे, हमारे साथ खड़ा हो। हम अगर दोनों भाई साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा दोनों के लिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नेपाल की इकोनॉमिक हब है, नेपाल छोटी कंट्री है, वो एक अलग इशू है, लेकिन उसकी वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन होना या कुछ नहीं होना वो कोई जरूरी नहीं है। तो श्वेता जी, आप बताइए कि आप क्या सोचती हैं, इंडिया नेपाल रिलेशंस कैसे इंप्रूव हो सकते हैं? क्या आपस में कमी है? क्या यहाँ शॉर्ट साइटेडनेस है दोनों के बीच में? क्यों नेपाल के अंदर कोई जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और क्या नेपाल में जब इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे स्टेबिलिटी आएगी? अब धन्यवाद सर। सबसे पहली बात तो कि नेपाल और भारत के संबंधों को अगर खंगाला जाए तो सबसे जो मैं ये समझती हूँ कि राजनीति को अगर हम छोड़ दें तो नेपाल भारत के संबंध सदियों के हैं, जिसमें सबसे बड़ी अगर गहराई है कहीं तो हमारी धार्मिक जो हमारी स्थितियां हैं उसमें हम एक हैं। रहा हमारा रहन सहन, वेशभूषा, हमारे खान पान, हमारी संस्कृति परंपरा, वो सभी स्तर पर हम एक हैं। इसके परे जब राजनीति की बात आ जाती है रिश्तों में, तो राजनीति वो एक ऐसा मंच होता है जहां हर कोई अपने स्वार्थ से मैं नहीं कह सकती, क्योंकि राजनीति का तात्पर्य एक पूरे देश को चलाने से होता है। जहां अगर आपका अपना स्वार्थ हावी हो जाए तो वहां उस देश का विकास रुक जाता है। जैसा कि आपने कहा कि राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र की जो चाहत थी नेपाल वासियों की, प्रजातंत्र आया, लोकतंत्र में हम सांसें ले रहे हैं, लेकिन अगर उसको भौतिक धरातल पर देखा जाए तो स्थितियां कुछ विशेष बदली नहीं हैं। जो उम्मीद हम अपने नेताओं से करते रहे वो आज भी अपनी जगह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। तो इसके पीछे में जो एक बात मैं बताना चाहूँ कि जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन सोच, व्यक्तित्व और चेहरे के द्वारा भी होना चाहिए। पर नेपाल की नियति यह रही कि आज से 20 साल पहले जो चेहरे थे वही आज भी हैं। हमारी युवा पीढ़ी राजनीति से बहुत दूर है। इस चुनाव में अगर आप देखें तो कुछ लोगों में ये जिज्ञासा युवा पीढ़ी में है जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। पर जब एक शब्द बदला कि हम राजतंत्र से प्रजातंत्र की तरफ आए, उसमें अगर कुछ बदला तो सिर्फ इतना बदला कि राज परिवार के लोग हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन उस वक्त भी जो देश से जुड़े हुए थे, उस वक्त भी जो देश को चलाना चाह रहे थे, आज भी वही चेहरे हैं। कुछ चेहरे अब इस दुनिया से विदा उन्होंने ले लिया, तो मैं ये मानूं कि उनकी सोच कहाँ है, उनके पास कोई नया विजन नहीं है। और अगर वो मुझे लगता है नेपाल की जो ये बदकिस्मती है कि नेपाल एक नई सोच के साथ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। और जब भी नेपाल भारत संबंधों की बात होती है तो यहाँ भी लोगों के अंदर राजनेता समझते हैं कि ये भारत के लिए इनको जितना उकसाया जाएगा उतना अधिक हमें वोट मिलेगा। आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की बात कही, तो सत्ता में ये आप समझते हैं कि विचारधाराएं जहां से जिनकी मिलती है वो वहां से उस चीज को लेते हैं। जो हमारे यहाँ अगर कांग्रेस है तो वो स्वाभाविक तौर पे भारत के ज्यादा नजदीक माना जाता है, लेकिन जब कम्युनिज्म की बात आती है तो वहां चीन हावी हो जाता है। इस स्थिति में जो हमारे सत्ताधारी, जो हमारे सत्ता चलाने वाले प्रतिनिधि होते हैं, वो अपनी सोच के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार, मैं अपनी फायदे की बात कर रही हूँ, यहाँ देश का फायदा हाशिए पे चला जाता है। अगर देश के फायदे की बात मैं कहूँ तो नेपाल दो ऐसे शक्तिशाली देश के बीच में है जहां नेपाल की अगर कूटनीति और राजनीति सही होती तो नेपाल सबसे फायदा लेने वाला देश हो जाता, पर ऐसा होता नहीं है। नेपाल की राजनीति की कमजोरी यहाँ हो जाती है कि वह जब उधर खुश करना चाहता है तो इधर लोग नाराज होते हैं, और जब इधर खुश करते हैं तो, चूंकि भारत और चीन ये दोनों की राजनीति बहुत धरातल स्तर पर बहुत अलग है, कहीं इनकी सोच नहीं मिलती है। इस स्थिति में जो हमारे यहाँ जो मार्क्सवादी आ जाते हैं, कम्युनिस्ट आ जाते हैं, वो चीन से प्रभावित हो जाते हैं। उनसे परे जो पार्टी है वो भारत से प्रभावित हो जाती हैं। बावजूद इसके मैं कहूं कि हमारे जो नेता रहे, हमारी जो यहाँ के पुरानी पार्टियां हैं, उन्होंने देश के लिए कम सोचा। भारत से लेने की अपेक्षा भारत हमारे विकास में किस तरह सहयोगी हो सकता है, ये यहाँ की नीति नहीं रही। भारत में परिवर्तन हुआ, वर्षों की कांग्रेस की सत्ता वहां से हटी, और जब वहां भाजपा सरकार हुई
तो आप माने कि भाजपा के वहां आने से एक पूरा हमारे नेपाल का एक ऐसा क्षेत्र, एक ये नहीं कहूं कि यहाँ तराई या मधेश की बात मैं कर रही हूँ, पहाड़ी मूल में एक अलग सी खुशी लोगों में फैल गई थी। सभी को लगा कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जो भारत के लिए एक नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं, उस अच्छे दिन की कल्पना नेपाल के नागरिकों ने भी किया। लेकिन जो एक परिवेश बदला, हमारे यहाँ मधेश आंदोलन हुआ और उसके होने के साथ ही नेपाल भारत के संबंधों में खटास पैदा हुई। और ये पैदा होना स्वाभाविक सी बात है कि आप जिस तरह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली बात हो जाती है, तो नेपाल की राजनीति में तराईवासी और पहाड़, ये दो विपरीत दिशा के लोग हैं। और मधेश को माना जाता है कि मधेश जो है वह भारत के बहुत नजदीक है, चूंकि वहां के लोगों के ऊपर भारतीय होने का, बिहारी होने का, उत्तर प्रदेश के नागरिक होने का ठप्पा लगता रहा है कि ये मूलतः वहां के हैं, यहाँ आकर इन लोगों ने अपने आप को यहाँ का निवासी बना लिया है। ये हमेशा हम लोगों के दो दायरे में हम लोग को बांट देता है, पहाड़ के लोगों में और मधेश के लोगों में। जबकि अगर मैं जो यहाँ के हमारे भारत की जो कूटनीति है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो भारत की कूटनीति पूरी तरह सहयोगी होती है पहाड़ पर। यहाँ मधेश के लोग वंचित रह जाते हैं। स्थिति ये होती है कि मधेश के लोगों पे जो ठप्पा लगा होता है वह भी काम नहीं करता, उन्हें यह कहकर के तिरस्कृत किया जाता है कि आप बिहारी हो। जो पहाड़ पे लोग, मैंने तो ये देखा है कि जो हमारी भारतीय दूतावास जितने छात्रवृत्ति देते हैं, वह सारे के सारे अगर परसेंटेज देखा जाए तो उस 100% में से 85% उसमें से पहाड़ी समुदाय के बच्चे होते हैं। बिल्कुल देखा, मैंने भी देखा, मैं था वहां पे ना। और वो जाते हैं भारत पढ़ने, भारत से उच्च शिक्षा लेकर आते हैं, कुछ वहां ही रह जाते हैं और बहुत यहाँ लौट आते हैं। और भारत के प्रति उनके अंदर में ही जितना जहर होता है, मैं उसकी व्याख्या यहाँ नहीं करना चाहती। भारत के विरोध में अगर यहाँ सड़कों पे लोग उतरते हैं तो सबसे पहले अगुवाई करने वाले वही लोग होते हैं। इसमें कहाँ कमी है? एक श्वेता जी, मैं आपसे एक और बात कहूंगा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि यहाँ पे जितने भी लोगों को मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलती है, ज्यादातर पहाड़ी लोग होते हैं और ये ध्यान रखा जाता है। इंडियन आर्मी में जितने लोग जाते हैं वो भी पहाड़ी जाते हैं, विदेश के लोगों को यहाँ पे नहीं दिया जाता। लेकिन क्या है कि जितने भी आपके यहाँ पे बड़े लीडर्स हैं, चाहे आप प्रचंड को लगा लीजिए, चाहे बाबूराम भट्टराय को लगा लीजिए, जो अगर ये बीमार होते हैं तो इंडिया आते हैं, अगर इन्होंने पढ़ाई की तो इंडिया के अंदर की, और उसके बाद इंडिया से नफरत करते हैं। और जब माओइस्ट एक्टिविटी चल रही थी और राजा का इनके ऊपर प्रकोप चल रहा था, तो ये इंडिया में आकर छुपे हुए थे, इंडिया ने इनको शरण दी। लेकिन उसके बावजूद भी एक इशू है, ये इंडिया को हेट करते हैं। और मैंने देखा जो भी लीडर वहां पे पावर में आना चाहता है या अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, तो इंडिया को गाली देने शुरू करता है, और उसकी वजह से और बेसिकली वो सीढ़ी भी उसी पे चढ़ जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये बड़ी डिस्टर्बिंग है। कम से कम एक आदमी का कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान के ले लीजिएगा, अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, पढ़ने आने के बाद जब वापस जाते हैं तो इंडिया को प्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब अफगानियों से कोई नफरत नहीं है, और नेपालियों से तो नफरत होने का मतलब ही नहीं है कि हिंदू हैं, लेकिन जेएनयू में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जब जाते हैं तो उसके बाद ये या तो पैसा लेके चाइना की तरफ चले जाते हैं, उनको लगता है कि चाइना उनको पैसा देगा, इसलिए उसको उसकी तरफ स्टार्ट हो जाता है। जब यहाँ पे प्रचंड पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 2008 के अंदर, उनकी पहली विजिट हुई थी चाइना की, जबकि जितने उससे पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे वो इंडिया आते थे। और देखा जाए तो इतने सालों में जो इनकी पॉलिसीज थी, माओइस्ट की पॉलिसीज थी, उन्होंने बर्बाद किसको किया? नेपाल को किया, टूरिज्म खत्म कर दिया, जो नेपाल की मेन सोर्स ऑफ इनकम थी। और उसके बाद ये इवन जो आपका पशुपतिनाथ टेम्पल है, उसके जो वहां पे पुजारी थे, उनको भगाने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन क्योंकि कम्युनिस्टों का एक जो नजरिया है वो है, एक किसी रिलीजन को नहीं मानता। लेकिन आज चाहे ओली हो, सीपीएम यूएमएल के हैं, चाहे आपके प्रचंड हो, वो भी आज जाते हैं वहां पे टेम्पल के अंदर। और प्रचंड इसी रीजन पे, शायद प्रचंड ये चाहते हैं कि वो इंडिया के क्लोज आए। देखिए, इंडिया के क्लोज आने से फायदा क्या होगा? नेपाल की डेवलपमेंट होगी। अब इंडिया ये चाहता है कि जैसे नेपाल के अंदर नदियां बहती हैं, अगर इन नदियों में बांध बन जाए और उसकी बिजली हो, तो एक तो नेपाल के अंदर बाढ़ नहीं आएगी, इंडिया के अंदर भी नहीं आएगी, और जो बिजली आएगी वो इंडिया खरीदेगा। यही काम हम भूटान से करते हैं, तो उससे नेपाल की डेवलपमेंट होगी। अगर नेपाल के अंदर पीसफुल हो, जैसे माओइस्टों ने आके यहाँ पे डिस्टर्बेंस की है, तो अगर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट वो नेपाल के अंदर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे, तो नेपाल के लोगों को इंडिया के अंदर छोटे छोटे जॉब्स करने के लिए आना पड़ेगा।
वहां पे इनको जॉब मिल जाएंगे। तो इंडस्ट्री तभी आएंगे जब वहां पे पीस होगी, जब वहां पे अननेसेसरली कोई उन पे अटैक नहीं किया जाएगा। मॉइस्टो ने तो ये बहुत से काम किए, इंडस्ट्रीज को भगा दिया। जो नेपाल की मेन इकोनॉमी है वो है टूरिज्म, और टूरिज्म भी डेवलप हो सकता है। टूरिज्म इंडिया के लोग भी आते हैं, यूरोप के भी आते हैं। दूसरी बात यह है कि जब होटल में ठहरेंगे तो लोगों को इनकम होगी, और बाकी जो दूसरा नेपाल को पैसा आता है वो आता है इनको, जो इनके लोग बाहर बैठे हैं। जब भी कहीं पे प्रॉब्लम हुई है, चाहे यूक्रेन में हो, तो इंडिया ने नेपालियों को सबसे पहले निकाला वहां से, सबको सपोर्ट दी है। तो जैसे भूकंप भी तो आया मैं तो इंडिया ने मदद की। मानती हूँ कि भारत का सहयोग, नेपाल ने कुछ वर्षों पहले जो एक प्राकृतिक आपदा को झेला, सबसे पहला हाथ भारत का आया था। और आपने कहा ना कि जो प्रचंड हैं, ओली हैं, जो अपने आप को कम्युनिस्ट मानते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था नहीं होने की बात करते हैं, वो भी पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं। उनके यहाँ भी कोई मृत्यु होती है तो वो भी हिंदू धर्म से ही उसका संस्कार करते हैं। जब प्रचंड आए तो उन्होंने पशुपतिनाथ पे ही सबसे पहला आक्रमण किया कि वहां जो हमारे शैव पुजारी हैं उनको हटाने की बात हुई कि नहीं, दक्षिण भारतीय पुजारी यहाँ नहीं रहेंगे। जबकि नेपाल और भारत की संस्कृति ऐसी है कि भारत के कई मंदिरों में नेपाल के पुजारी होते हैं और नेपाल के मंदिरों में भारत के पुजारी होते हैं। ये एक ऐसा, और इस सच को वो भी बखूबी जानते हैं कि इसको वो काट नहीं सकते। एक तत्कालिक कारण उन्होंने दिखाया प्रचंड ने कि उन्होंने सत्ता संभाली और चीन की तरफ चले गए, पर लौटे वो भी, उन्हें भी पता चला कि चीन और भारत में महत्व किसको देना चाहिए। सवाल, जब मोदी जी नेपाल दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि नेपाल का पानी और नेपाल की जवानी दोनों को रोकने की जरूरत है। नेपाल की ये मैं कहूं कि एक तरह से कुछ दिनों में अगर सर्वेक्षण किया जाए तो नेपाल में बूढ़े लोगों की ही आबादी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नेपाल के हर घर के बच्चे विदेश पलायन कर रहे हैं। नेपाल की आर्थिक स्थिति का एक मजबूत आधार बन जाता है कि जो उन्हें विदेशों से रेमिटेंस आता है उस पर यह देश चलता है, देश ही टैक्स पे चलता है। तो अब हम और आप वह बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जबकि नेपाल में नेपाल को विकसित करने के लिए सबसे मजबूत आधार यहाँ का पर्यटन है। अगर नेपाल चाहे तो भारत के सहयोग से या किसी अन्य देश के सहयोग से इसको अगर बढ़ा ले तो उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए एक और बात देखिए, कुछ दिन पहले पीएम मोदी गए थे लुम्बिनी, वहां पे जो बुद्धिज्म का बेसिकली पीएम मोदी क्या कर रहे हैं, वो टूरिज्म इंडिया में बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे राम मंदिर बना के, महाकाल मंदिर बना करके, काशी विश्वनाथ टेम्पल बना करके, और जितने भी टेम्पल्स हैं वहां पे जिस तरह विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उज्जैन बना, उस तरह हमारा जनकपुर का भी कॉरिडोर बने, जिसको वहां से अयोध्या तक जोड़ा जाए। हम लोग की ये मांग भी रही है और जब जब मौका मिला है तो हमारे प्रतिनिधि इस बात को उठाते भी रहे हैं, और उम्मीद करूं कि मोदी जी के शासनकाल में ये मिल जाए। देखिए ऐसा हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। जितने प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने हिंदू धर्म को प्रमोट करने पे कुछ नहीं किया, और बेसिकली ये हमारी आस्था है, ये हमारा एक धरोहर है, ये हमारा बेसिकली एक बेस है जिसके ऊपर हिंदुस्तान खड़ा है या हम हिंदू खड़े हैं। तो अभी जैसे ये लुम्बिनी गए थे, क्योंकि बुद्धिज्म को भी मानते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध को, उनको भी बहुत देते हैं कि नेपाल इंडिया दोनों की तरफ से वो है, और एक वो कॉरिडोर बनाई जा रही है उसके अंदर भी, और राम टेम्पल से लेके सीता टेम्पल तक भी पूरी कॉरिडोर बनाने का पूरा इंतजाम है, और मुझे लगता है कुछ काम हो भी रहा है और काम होगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पूरा क्षेत्र हमारे नेपाल में है सर, कि देवघाट से लेकर के वाल्मीकि, लव कुश, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, और ये जिस दिन बन जाएगा तो मुझे लगता है कि नेपाल की आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ रामायण ही नहीं, मैं तो कहूँ कि महाभारत कॉरिडोर भी अगर बनाया जाए तो जो हमारे विराट हैं, आप झापा चले जाए, मोरंग चले जाए, तो महाभारत काल के बहुत सारे अवशेष वहां हैं, उन्हें भी जोड़ा जा सकता है। और ये सारी उम्मीद मैं कहूं कि भारत में अगर भाजपा का शासन रहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, तो संभव जरूर हो सकता है। लेकिन ये जागरूकता सबसे बड़ी कमजोरी अगर है तो वो हमारे शासक वर्ग में है, वो वहां तक उनकी सोच पहुंच नहीं पा रही है। अगर पहुंच जाए, यहाँ एक डर तो मुझे हमेशा लगता है कि यहाँ अक्सर मेरी ये बात होती है कि हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझते हैं कि हमारा यह चीज सामने वाला तुरंत ले ही लेगा, हथियार ही लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो कहाँ ऐसा हुआ कि रूस ने 10 दिन में सब कुछ हथियार लिया? ये आज के वैश्वीकरण में संभावना ही नहीं है कि कोई किसी के ऊपर इस तरह आधिपत्य
स्थापित कर लेगा। बिल्कुल, देखिए तो मैं हमें आपको वो चीज़ करने की रशिया कोशिश होनी चाहिए। जैसे रशिया यूक्रेन की वार की बात है, इनका वार खत्म होने वाला था, 2 महीने के अंदर ये वार खत्म हो रहा था, लेकिन कुछ वेस्ट की कंट्रीज वो रशिया को टारगेट कर रही थी और उन्होंने जाकर के इस वार को खत्म नहीं होने दिया, उसको आर्म सप्लाई करने शुरू कर दिए। लेकिन इंडिया रशिया की बहुत बड़ी पुरानी दोस्ती है, रशिया इंडिया के साथ हमेशा खड़ा है और इंडिया उसको अभी भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे G20 में इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया और इंडिया रूस सबके के सामने साथ खड़ा। भारत का जो संबंध रहा है, वहाँ यूक्रेन तो टिक ही नहीं सकता है। कम से कम ये सदियों का रिश्ता उनका है। लेकिन वैश्विक धरातल पे हम उसके अलग तरह से उसको हम व्याख्या कर सकते हैं उन दोनों के रिश्ते को। लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि आज के समय में किसी पर अपना आधिपत्य स्थापित करना इतना आसान नहीं है। इस चीज को नेपाल को समझना होगा। नेपाल पर भारत का अधिकार होना होता तो बहुत पहले हो गया रहता है, लेकिन भारत ये कभी नहीं चाहेगा। और जिस तरह मोदी जी की जो का तो नारा ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस स्थिति में नेपाल बहुत दूर नहीं है। आपने अभी कुछ देर पहले अपनी बात में कही थी कि हम एक खुली सीमा को साझा करते हैं, तो इन रिश्तों का सबसे मजबूत आधार तो वही है। जो हमारे SBI के पुलिस होते हैं, वो भी सिर्फ नाम मात्र के खड़े होते हैं, हमें उनका सहयोग मिलता है, हम बहुत आसानी से इधर से उधर जा सकते हैं। पर कुछ एक बात तो जो परेशान करती है बॉर्डर में भी, लगता है कि दोनों देश को इस पे पहल करना चाहिए, उसमें एक सुविधा मिलनी चाहिए जो कभी कभी आम नागरिक झेल लेते हैं। तो ये एक भौतिक धरातल की बात होती है, उसको वहां के लोग ही हल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, मैं इससे कहूंगा कि जैसे ये जो आपस की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, एक अगले अलग चैप्टर में उसको आके डिस्कस कर लेंगे कि दोनों की क्या दिक्कत है, नेपालियों को क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडिया के अंदर आने में। आप कुछ नेचुरली कहिए, कुछ लोग करेक्ट भी। परेशानियों को तो मैं ही आपको बताना चाहूंगी कि जो हम अपेक्षा करते हैं भारत से, यहाँ के आम नागरिक राजनीति से बिल्कुल परे, ऐसे मुद्दे पे अगर आप चाहें तो फिर कभी हम इस पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल उस पे अलग से बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ और इश्यूज पे बात करना चाह रहे हैं कि भाई चलिए, जैसे भी हमारा है कि हमारे रिलेशंस अच्छे हों, और इस टाइप का प्राइम मिनिस्टर आज PM मोदी को अगर जो बाइडन G20 की मीटिंग में बैठे हेलो करता है ऐसे, इस सच छोटी को बात नहीं है। नेपाल को भी स्वीकार करना होगा कि हमारे अब आने वाले समय में 10, 15, 20 दिनों के बाद कौन आएंगे मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनके आने के बाद इस रिश्ते को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, एक नई सोच को अपने ऊपर हावी करके। और उसमें सबसे बड़ी बात अगर कुछ हो तो वो नेपाल के विकास को देख करके देखा जाए, क्योंकि जिस तरह नेपाल की जो स्थिति बदल रही है, बहुत हद तक ये आर्थिक मंदी की बात हो या यहाँ के, मुझे लगता है किसी भी चीज के बढ़ावे में, जो सड़क की बात हो, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था ना कि गैस पाइपलाइन, पेट्रोल पाइपलाइन, तो अमलेखगंज तक वो पेट्रोल पाइपलाइन आया है, गैस की अभी नहीं है। लेकिन हम लोग आम तौर पे भी अगर सोचते हैं तो हमें लगता है कि अगर नेपाल में रेल सेवा अधिक होती तो यहाँ पेट्रोल की खपत कम होती, और फिर हमें कहीं और से अपना पैसा, अपनी मुद्रा इतना खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये रेल सेवा का विस्तार ही अगर भारत की तरफ से हो जाए, हमारे लोग इसमें पहल करें, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है यहाँ पे। देखिए, इसके लिए बेसिक क्या चाहिए, इसके लिए जो आदमी चाहिए वो विजन वाला चाहिए, जो नेपाल का प्राइम मिनिस्टर हो विजन वाला हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कुछ आपको चीज देना चाहता हूं, आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं क्या कर लूंगा। नेपाल के अगर लोग कोई मोदी से चीज मांगेंगे, जैसे भूटान में मोदी की विजिट हुई तो भूटान से उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी वो पूरी करती। और नेपाल से भी जब PM मोदी की 2-3 विजिट हुई वहां पे, उसके बीच में क्या प्रचंड आए, सबसे पहले प्रचंड इंडिया, यहाँ बहुमत की सरकार का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, अगर वो नहीं होती है ना तो हर एक मुद्दा संसद और प्रतिनिधि सभा में जाके अटक जाती है बात वहां जाकर के। कभी कोई कुछ बोलते हैं, कभी कोई कुछ बोलते हैं, और फिर जिनके पार्टी के लोग होते हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि देश के हित में क्या सोचा जा रहा है। तो इस विजन की कमी यहाँ है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को ही आगे आना होगा। बिल्कुल, देखिए, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, अब मैं आपको बात कहूं, जैसे PM मोदी काम कर रहे हैं, PM मोदी ने क्या कुछ नहीं किया। इन्होंने आपका इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ा दिया, इंडिया के अंदर इन्होंने जो मंदिर उनको विकास किया, इंडिया के डिफेंस को मजबूत किया, इंडिया के अंदर आज सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे टैंक हो, चाहे सारा कुछ हो। और ये बेसिकली नेपाल के बॉर्डर के लिए नहीं है, ये चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। और उसके बाद इंडिया के अंदर आपकी प्रोग्रेस हो रही है, इकोनॉमिक के लिए इंडिया सबसे ऊपर चल रहा है।
और इंडिया के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, इंडिया आज वर्ल्ड को फीड कर रहा है, इंडिया आज वर्ल्ड का लीडर बना हुआ है। जैसे G20 में बात हो रही है, सारे वर्ल्ड के लीडर इंडिया के पीएम को पूछ रहे हैं। पहले यहाँ मनमोहन सिंह भी थे, लेकिन जैसे पीएम मोदी ने अपनी प्रोजेक्शन की है, और पीएम मोदी कोई ऐसे नहीं है बड़े पढ़े लिखे हो या ऐसी ऐसी फैमिली से आए, छोटी फैमिली से आए, और लेकिन उनको एक धरातल की चीजें पता है। वो चाहते हैं कि देश स्ट्रांग हो, और नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है शायद 1400 कुछ किलोमीटर का लगता है, तो वो अगर हमारा बॉर्डर तो सेफ है। कहना चाहूंगी कि जो जितने करीब होते हैं ना, उन्हें अपना विशेष स्थान जो होता है ना, वो प्राप्त करने की चाहत ज्यादा होती है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि और सारे विश्व के जो भी देश हैं दूर हैं, वो भारत की स्थिति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के आर्थिक स्थिति सबसे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित हम भी हैं, लेकिन हमारे साथ जो एक मसला है ना कि हम भारत के बहुत करीब खुद को मानते हैं। और इस बात को जब पिछले समय हमारे प्रधानमंत्री देवभर भारत गए, तो उस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि नेपाल से हमारा विशेष संबंध है। ये विशेष शब्द जो है ना, उस विशेष शब्द को हम महसूस करना चाहते हैं, क्योंकि कई एक मुद्दे पे नेपाल की आम जनता को कभी कभी ये खटक जाता है कि हमें एक छोटे स्तर पर आंका जाता है। जो भी हो, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, स्वतंत्र देश हैं, इसलिए हमें भी उसी तरह से महत्व दिया जाए। ये फीडबैक मैं कहती हूँ, ये प्रधानमंत्री मोदी तक जो एक जरिया होता है बात पहुंचाने की, जो हम जैसे आप जैसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक रॉब की बात हो या फिर यहाँ के भारतीय दूतावास की बात हो, कहीं ना कहीं वो अपनी इस नीति में फेल होते हैं। वो सिर्फ वो पहुंचाते हैं जो सामने दिखता है, जिसमें वो उन्हें लगता है कि नेपाल के पहाड़ की मीडिया को हम खुश कर लें, नेपाल के कुछ चंद नेताओं को खुश कर लें, बस इससे हमारा नेपाल भारत का रिश्ता बन जाएगा। ये बात नहीं है। भारत के लिए नेपाल को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत छोटा सा देश है और बहुत सुलझा हुआ भी देश है। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे हैं। पहाड़ की बात हो, जो हमारे उत्तराखंड से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, जो हमारे बंगाल से जुड़ी हुई सीमाएं, सिर्फ बिहार और यूपी की बात छोड़ दे तो उन सारी सीमाओं के लोगों को यह एहसास नहीं होता। नेपाल के कई एक ऐसे जगह हैं, दुर्गम स्थान है, जहां भारतीय मुद्रा चलती है, भारत के ही चीनी, तेल और चावल से काम चलता है। तो ये पूरी की पूरी भौगोलिक जो स्थिति है हमारी, वह भारत पर निर्भर करती है, इसमें कोई शक नहीं है। बस भारत के तरफ से हमें उस चीज को, उसको कैसे प्रमोट करके, कैसे उसे अपना कर आगे बढ़ना है। अगर ये चीज जिस दिन यहाँ की जनता को विश्वास हो जाएगा, इस रिश्ते में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई तो आज भी नहीं है। देखिए, जैसे आपने पहले कहा था ना कि पीएम मोदी की जब पहले विजिट हुई थी ना नेपाल की, अगस्त 2014 के अंदर, बड़ी सक्सेसफुल विजिट थी। नेपाल में भीड़ लगी हुई थी, मुझे आज भी सारा सीन याद है, और नेपाल के लोगों को बड़ी उम्मीद थी। लेकिन उससे कुछ नेपाल के पॉलिटिशियन, उनको झटका लगा कि हमारी कहीं यहाँ खाना पीना ना बंद हो जाए, हमारा यहाँ पे कमाना ना बंद हो जाए। अगर नेपाल के लीडर्स, देखिए इंडिया के अंदर बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए, और ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर जितने भी आए, मैं सोचता हूँ कि एक आधे को छोड़ के किसी के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगा। करप्शन होती थी, लो लेवल पे होती थी, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर करप्ट नहीं थे। लेकिन नेपाल के पास वो सिचुएशन नहीं है। नेपाल के तो ऊपर के लोग, अब आप पीएम मोदी लगा लीजिए, उन्होंने तो अपनी फैमिली तक को फीड नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे लिए सारा जो इंडिया है फैमिली है। और बेसिकली वो तो एक गए, जैसे एक बार यूके में गए, ब्रिटेन में गए, G20 की शायद मीटिंग होगी, मुझे याद नहीं है। हमारे पास कुछ गिने चुने चेहरे हैं जिनके परे हम कुछ चुन नहीं पा रहे, और उनमें भी वो भ्रष्टाचार हो कि जातिवाद हो कि परिवारवाद हो, वो कूट कूट कर भरा हुआ है। तो जिस दिन एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने आ जाए जो इन सारी बातों से परे हो, तो शायद हमारे देश से कभी चेहरा बदल जाए। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसे किसी क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद तो बिल्कुल यहाँ नहीं दिख रही है। देखिए, मैं भी नेपाल में रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि नेपाल के अंदर वही पुराने थके हुए चेहरे हैं, वही चेहरे जैसे पाकिस्तान के अंदर लगा लिए करप्ट हैं। और कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको कहा जाए कि वो करप्ट नहीं है। किसी की बीवी वो उल्टे सीधे काम में पड़ती है, उसको पैसा चाहिए। तो इसकी वजह से अब देखिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो यहाँ पे एक भ्रम था या एक पार्टी बनी थी मॉयस की, वो टूट गई। बाबूराम भट्टराय उससे से निकल गए, अब प्रचंड वहां से निकल गए, अलग हो गए, इनकी नीतियां चेंज हो गई। तो एक ये जो चेंज है, फिर आप केपी ओली और माधव नेपाल के आपस में डिफरेंसेस हो गए। अब नेपाल के अंदर बहुत से इश्यूज हैं, जैसे माधव नेपाल ने बॉर्डर के ऊपर सारे मुस्लिम बसा दिए, मस्जिदें बना दी अपने फायदे के लिए, जिससे इंडिया को भी डेंजर आ गया। ये सारा काम माधव नेपाल का, उनको बाहर से पैसे मिलते थे। मुझे नहीं लगता है कि प्रशासनिक तौर पर नेपाल का प्रशासन उस चीज के लिए गंभीरता से ले रहा है, जबकि इसकी आवश्यकता है।
यहाँ भी रोहिंग्याओं का आना हुआ, वो आके कहाँ कहाँ बस गए ये जानकारी नहीं है। तो ये सारी बातें तो बहुत हद तक खोखला करने वाली स्थिति है सर। लेकिन आपने जो कहा कि चेहरे वही हैं, तो एक नया विजन, एक नया चेहरा, अगर नेपाल की राजनीति में अगर आवश्यकता किसी बात की है तो इस बात की है। भले ही वो चेहरा आके 2-4 साल इस चीज को स्टडी करने में कि इसको कैसे कहाँ ले जाए उसके लिए हो, लेकिन सोच उसी चीज की है। और हमारे जी नेता बिल्कुल। का ये 4 साल जो होता है, वह 4 साल अपने दल को बचाने में, इधर से उनको खुश करना है तो उनको मंत्री पद देने में, बस इसमें गुजर जाता है। ये हम लोगों की देश की दुर्दशा है, इसमें तो कुछ कह नहीं सकती मैं। लेकिन अब उम्मीद जरूर करते हैं हम कि शायद कुछ हमारे लिए भी बेहतर हो जाए, और इसमें भारत कैसे कहाँ किस तरह सहयोग कर रहा है, उस सहयोग की अपेक्षा तो सबों को होती है, हमें देखिए भी है। बेसिक क्या है, देखिए बेसिक क्या है, एक जो भी आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट है, और मुझे लगता है कि शायद इस टाइम पे द्योबा का और साथ में उनके सब प्रचंड बैठे हैं, तो इनके चांसेस ज्यादा आने के। और शायद प्रचंड अपनी जो गलतियों से काफी सीख भी गए हैं, और उनको रियलाइज भी हुआ है कि शायद जो मैंने पहले गलतियां की हैं वो ना करें। और अगर ये लोग नेपाल के लिए काम करते, मैं नहीं कहता इंडिया के लिए काम करते, नेपाल के लिए काम करो, नेपाल के लिए क्या बेहतर है, वहां पे डैम बनाने जरूरी है, वहां पे इंडस्ट्री लगानी जरूरी है। अगर वहां पे पीस हो जाएगी और अगर वहां पे सब कुछ अवेलेबल होगा तो यहाँ के इंडस्ट्रीज वहां जाके इंडस्ट्री लगाएंगे। और जैसे आपकी बात है कि हमारे रेलवे यहाँ लाइन निवेश जैसे बन करने के रही है। वाले नहीं आ रहे हैं, उन्हें बाजार ही नहीं मिलता, वो क्या निवेश करेंगे। देखिए पहले यहाँ पे आपके कैसीनो चलते थे, कैसीनो से भी खैर काफी कुछ इनकम होती थी। कैसीनो एक हिसाब से चले गए, बंद हो गए कुछ कैसीनो। तो एक वो भी जरिया है, टूरिज्म भी उससे अट्रैक्ट होता था। लेकिन नेपाल के अंदर जो बाकी चीजें हैं वहां से, जैसे पहले इंडिया के लोग क्या करते थे, यूरोप जाते थे, बाकी जगह जाते थे एज लेबरर्स, आज जाते हैं जैसे इंजीनियर्स, यहाँ पे डॉक्टर्स। अब देखिए ऋषि सुनक हिंदू हैं, इंडियन हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने एक इंडियन यानी कि एक हिंदू को अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया। और ये जो सारी बातें हैं ये मोदी को देखें, कि मोदी का विजन, मोदी का जो एटीट्यूड है। और बेसिकली ये है कि वर्ल्ड आज हमको एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा वर्ल्ड हिंदूज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो हिंदूज हैं जो बैठे हैं नेपाल के अंदर, ये क्यों पीछे रहे, ये भी साथ आए, ये भी साथ जुड़े। और मैं आपको एक बात कह सकता हूँ मोदी को देख करके, कि मैंने बहुत से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखे, बहुत से लोग देखे, कि मोदी के साथ जो भी जुड़ जाएगा नेपाल का लीडर, वो नेपाल को तार देगा, यानी कि नेपाल के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, मोदी उसको प्रोजेक्ट करेंगे हमें वर्ल्ड के तो अंदर। विकास इसमें कोई की डाउट की बात नहीं। आवश्यकता है। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले नेपाल भारत से रामायण सर्किट की ट्रेन आई जनकपुर, बहुत लोग आए, बहुत लोगों 2 बार अभी तक में ट्रेन का आना जाना हो चुका है। उसने नेपाल के पर्यटन को जिस तरह बढ़ावा दिया, तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि हमारे जो नेता हैं उनको ये पहल करनी चाहिए कि कम से कम एक रेल सेवा से संजाल होता है, वह पहाड़ पे नहीं तो तराई के क्षेत्रों तक ही उसका विस्तार किया जाए। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ हमारे बहुत अच्छे पर्यटकीय जगह हैं, वो अगर हम जैसे पहाड़ की शुरुआत होती है त्रिशूली नदी के किनारे किनारे, उसके पहले जो देवघाट वगैरह है वहां तक अगर इस चीज को किया जाए तो बहुत हद तक हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। हमारे बंद कल लेकिन कारखाना, हाँ, बिल्कुल देखो कई एक कारखाने दूसरी हो गए। देखो दूसरी बात क्या है, कि नेपाल से पानी आता है, पानी आता है इंडिया में, बाढ़ लेके आता है, नेपाल में बाढ़ जाती है, वो वेस्ट होके जाता है। अगर उस पानी का संचालन किया जाए, डैम बनाया जाए, इंडिया उसका डैम बना सकती है यहाँ पे। तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी ने लगता है ये कहा था कि पानी को रोकने की व्यवस्था की जाए, तो ये डैम बनाना और उससे किस तरह बिजली उत्पादित करना है। अभी तो मैं फिर भी कहूँ कि कुछ समय पहले बिजली विभाग के द्वारा जिस तरह भारत से समझौते किए गए अरुण तीसरे को लेकर के, या फिर पानी को लेकर के, बिजली को लेकर के, तो एक क्षीण सी संभावना है जो मुझे लगता है आगे चल के मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी वो सोच विकसित हो रही है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बहुत समय तक जो एक राजतंत्र था, उसके बाद जो प्रजातंत्र का परिवेश आया, तो सही है कि एक ये हमारा उठने का समय है। हम बहुत देखिए एक मजबूत और चीज स्थिति। देख लीजिए, देखिए एक और चीज देखिएगा, कि इंडिया ने पाकिस्तान को भी एड देने की कोशिश की, लेकिन वहां पे वो इशू उठा लेते हैं, कश्मीर का इशू, यहाँ पे मिलिटेंट भेजते हैं, सब कुछ भेजते हैं, तो इंडिया वहां से बैकआउट करके अफगानिस्तान को हमने वहां पे वीट भेजी, हमारे ईरान रिश्ते को हम पैसा दे। पाकिस्तान और भारत की तरह तो बिल्कुल नहीं हाँ है। हम लोग बिल्कुल नहीं, मैं नेपाल और तभी कह रहा भारत हूँ के संबंध को हम वहां से नहीं आंक सकते हैं। कि बेसिकली जब इंडिया उनको दे रहा है, बांग्लादेश को $10 बिलियन दे रहा है, बांग्लादेश के अंदर जो बॉर्डर की फेंसिंग की है उसमें बहुत सा एरिया तो उन्होंने बांग्लादेश को दे दिया। तो जो उदारता है पीएम मोदी की, जो उनका विजन है,
वो नेपाल पे क्यों नहीं, और नेपाल पे उनका विजन पूरा होगा। लेकिन नेपाल के अंदर ऐसी गवर्नमेंट है जो इंडिया से हेट ना करे, अपने लोगों से हेट ना करे। वहां पे गवर्नमेंट वो चाहिए जो प्यार से अपने दो लोगों को रखना चाहती हो, जो उनकी प्रोग्रेस चाहती हो। और छोटे छोटे इश्यूज क्या होते हैं कि आपने कुछ बॉर्डर का इशू उठा दिया, फलान जैसे केपी ओली ने उठाया, ये इश्यूज उठाने वाले नहीं होते, ये डिस्कशन के इशू होते हैं। क्या हो सकता है, क्योंकि ये इश्यूज पे पहले भी बात हुई है बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे हमने कुछ कंट्रीज को बहुत कुछ दिया, तो ये इश्यूज जैसे केपी ओली ने उठा के लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन नेपाल के अंदर जब भी कोई लीडर आएगा जो सेंसिबल होगा, जो नेपाल की बेहतरी के बारे में बात करेगा, छोटे छोटे इश्यूज को पब्लिक में उठा करके नहीं लेके आएगा। हमारे आज से चाइना के साथ बॉर्डर में स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन हमारी ट्रेड भी चल रही है। $110 बिलियन की हमारी ट्रेड है। पाकिस्तान नहीं करता ट्रेड तो ना करे, बांग्लादेश इंडिया से ट्रेड करता है। तो नेपाल को जो भी चीज चाहिए अगर वो इंडिया से कहेगा तो इंडिया देगी। इंडिया की आज पोजीशन भी है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उदारता वाले हैं, और एक हिंदू कंट्री है जहां तक देखा जाए बात है नेपाल की। तो मैं सोचता हूं कि यहाँ पे जैसे अब इलेक्शन होकर के कोई ढंग की गवर्नमेंट आएगी, जो जिसकी उम्मीद की जा रही है, द्योबा के साथ प्रचंड के आने की बात की जा रही है, तो इससे हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। रिलेशन अच्छे तो है ही हमारे, लेकिन नेपाल की डेवलपमेंट होगी। मेन इशू है डेवलपमेंट ऑफ नेपाल। जी, हमें अगर मूलतः कुछ चाहिए तो हमें हमारे देश का विकास ही चाहिए। उस विकास को हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि किस तरह हम तक पहुंचाते हैं, ये तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन आम जनता से भी मैं अगर कहूँ नेपाल की आम जनता को, तो उनके अंदर जो एक जहर भरा जाता है ना कि भारत कभी आपका हो नहीं सकता, भारत की सोच आपके लिए नहीं हो सकती, भारत आपको छोटे भाई की तरह हैंडल करना चाहता है, इस चीज से हमें निकलना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे देश का विकास किसी के सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो दूर की बात क्यों करें, हम अपने सबसे प्रिय, सबसे करीबी मित्र, सबसे जो हमारे आत्मीय पड़ोसी है, हम भारत की सहायता ले, भारत को लेकर के आगे बढ़े। भारत की जो अभी की नीति है उसमें बहुत हद तक जब लोग आपस में मिल बैठ के बातें करते हैं, दोनों देश के बीच का जो संवाद जारी होता है, तो कई एक बड़ी बड़ी समस्याओं का सब भी समाधान हो जाता है। अगर हमारे देश के राजनीति में यहाँ का नक्शा, यहाँ की सीमा का कोई मसला है, तो इसे भी हम लोग मिल करके बातों के जरिए सुलझा करके, कहाँ क्या कम थोड़ा हो करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। अपने देश की जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें हम कुछ एक स्वस्थ वातावरण दे सके, पहल इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि हर देश अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। चलो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आगे भी ऐसे इश्यूज पे जो हमारे आपस के दोनों कंट्रीज के इशू हैं उस पर बात करते रहेंगे, और यही कोशिश करेंगे कि इंडिया को नेपाल से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नेपाल इंडिया से बहुत कुछ ले सकता है। और अगर नेपाल इंडिया से लेगा तो अपने लोगों के लिए लेगा। और जो बात करते हैं कि कोई तुम्हारा एरिया को कब्जा लेगा, ये बात पुरानी हो चुकी है। आज के दौर में ये बात नहीं चलती। नहीं तो हम पाकिस्तान से पीओके ले लेते, लेंगे पीओके, हमारा बिलोंग करता है उसको, वो बात दूसरी है। लेकिन आज जो हमारा नेपाल के साथ सिचुएशन है, दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे तो नेपाल के लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा, हमको थोड़ा बेनिफिट होगा, लेकिन हमको बड़ी खुशी मिलेगी। इंडिया के अंदर कोई अपोजिशन नहीं नेपालियों का, और अगर नेपाल डेवलप होगा तो हमको अच्छा लगेगा, हमारे हिंदू वहां पे डेवलप होंगे, और एक नेशन जो हमारे साथ खड़ी होगी। और जब भी एक फैमिली होती है, चाहे जब 1971 का जो वॉर हुआ था उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी या इंडिया को सपोर्ट मिली थी, वो मिली थी नेपाल, भूटान और सिक्किम से। तो इसी तरीके से नेपाल इंडिया के साथ खड़ा रहे, नेपाल की प्रोग्रेस हो, हमें अच्छा लगेगा। और हम इसके बाद दोबारा श्वेता जी और इश्यूज पे बात करते रहेंगे नेपाल इंडिया के। और अगर आपको और भी कोई इशू लगे तो बताइएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे, और मिश्रा जी से ही जरूर बात करेंगे जो आपके ओनर हैं, आपके हिमालय के रादर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल। धन्यवाद।